नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी विशेष। विशेष क्यों? क्योंकि कमोडिटी मार्केट के लिए कुछ विशेष खबरें हैं, इसलिए कमोडिटी विशेष है। कच्चे तेल से लेकर सोने चांदी को लेकर तमाम खबरें हैं। साथ ही हीट वेव को लेकर जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी हर तरफ विशेष खबरें हैं। ऐसे में ट्रेडर्स, कारोबारी और किसानों के लिए क्या होना चाहिए, क्या रणनीति आगे के लिए तैयार करनी चाहिए, आज हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज कमोडिटी विशेष में हमारे साथ 5 खास मेहमान हैं। भूपेश शर्मा हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट है बीकानेर से। नवनीत दमानी है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। दीपेन शाह है steven.com से। स्काईमेट से हमारे साथ महेश पलावत साहब हैं और जी चंद्रशेखर जी हैं, कमोडिटी एक्सपर्ट और जाने माने कमोडिटी गुरु हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन कमोडिटी विशेष की आज सबसे पहली खबर होगी क्रूड को लेकर, क्योंकि क्रूड में ओपेक प्लस के फैसले के बाद से जिस तरह की तेजी देखने को मिली है, क्या कब तक ये खबर हावी रहेगा और किस रेंज में अब बाजार रहेगा, क्या है बाजार का अनुमान और किस तरह की रणनीति ट्रेडर्स को बनानी चाहिए। सबसे पहले चंद्रशेखर सर, जिस तरह से बाजार को अनुमान नहीं था कि इस तरह से इतनी उत्पादन की कटौती की जाएगी, जो अतिरिक्त उत्पादन की कटौती ओपेक प्लस से की गई है, क्या लग रहा है इसका क्या असर होगा कच्चे तेल के मार्केट पर आगे और कब तक ये तेजी जारी रह सकती है? हाँ, मेरा अनुमान था कि ओपेक प्लस और जो ग्रुप है वो मौका देख रहे थे, कभी उत्पादन आउटपुट कट करने का एक मौका देख रहे थे और उनको अब एक सही मौका मिल गया। उसके 2 कारण है। एक है अमेरिका का निर्णय है कि उनका जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व से माल निकाला गया, इट विल नॉट बी रिप्लेनिश्ड, यानी एडिशनल डिमांड नहीं होगा। दिस इज नंबर 1। दूसरा कि उनको ओपेक प्लस जो उत्पादक है, दे आर नॉट कंफर्टेबल। $70-80 का जो दायरे में ब्रेंट चल रहा था, वो दे आर नॉट कंफर्टेबल। वो ये नहीं कह रहे हैं कि उनको $100 चाहिए, मगर $70-80 में वो काफ़ी नाखुश थे। तो मौका देख रहे थे, भी सभी सही मौका आ गया है उनको, क्योंकि नॉन ओपेक का उत्पादन नहीं बढ़ेगा, तो ये अभी ओपेक उत्पादन की कटौती करेगा तो उनको अच्छा भाव मिलने का एक बड़ा मौका है। उसमें कोई जोखिम, कोई रिस्क नहीं है ओपेक प्लस को। तो इसके वजह से ज़रूर ब्रेंट में खास करके मैं वृद्धि देख रहा हूँ। सेकेंड क्वार्टर, थर्ड, अभी इस क्वार्टर में और अगला 2 क्वार्टर में, शायद लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ब्रेंट $100 तक भी छू सकता है। तो ये मेरा अनुमान है। मगर हमें आगे जाकर के ये भी देखना पड़ेगा, महंगाई ज़रूर इसके वजह से, जो आउटपुट कट है उसके वजह से क्रूड का भाव बढ़ेगा, तो महंगाई इतना तेजी से काबू में नहीं आएगी। तो उसका असर सेंट्रल बैंकर्स का निर्णय पर क्या असर रहेगा। सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स हमें देखना चाहिए। ओके, नवनीत जी, क्या ट्रेडर्स के लिहाज से क्रूड में अब क्या है, क्या लग रहा है? जिनका 2 से 3 दिनों के लिए पोजिशनल व्यू है, उनको आप क्या सलाह दे रहे हैं कच्चे तेल में, और कोई ऑप्शन में अगर कोई रणनीति बन रही है तो वो भी उनके लिए बता दें। विष्णु जी, पहले तो 2 से 3 दिनों के लिए कोई तरह का पोजिशनल व्यू नहीं होता है। पोजिशनल का दायरा थोड़ा सा बड़ा होता है और आज में हमने करीब 5 से 6% के ऊपर का मूव हम देख चुके प्राइस में। मेरा मानना यह है कि 81 डॉलर के आसपास टेक्निकली थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस है। फंडामेंटल फैक्टर्स अचानक से ओवरनाइट चेंज हुए तो मार्केट थोड़ा सा स्लिपरी होगा। इवनिंग सेशन में जब यूएस मार्केट खुलेंगे तभी भी आपको एक रिएक्शन देखने मिल सकता है। तो लार्जली बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी और यहाँ से करीब 100 से 150 रुपए की रैली आपको देखने मिले, ये मामूली बात है। तो मुझे लगता है कि 6450 और 6700 ये दोनों ही पॉसिबल टारगेट है अपसाइड। आपको क्या लग रहा है कच्चे तेल के ट्रेडर्स के लिए, आप क्या सलाह दे रहे हैं? जी नमस्कार सर, मेरा मानना है कि क्रूड में अभी काफी ओवर स्ट्रेस मार्केट है, ओवर बॉट पोजीशन में क्रूड जा चुका है, तो इसलिए क्रूड में एक करेक्शन का इंतजार करना चाहिए। ओवरऑल मुझे अभी लगता है कि 6300 के नीचे क्रूड जाना नहीं चाहिए और यहाँ से क्रूड में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी जारी रहेगी अगले 2 से 3 दिन के लिए। तो 6300 के आसपास जहां कहीं भी क्रूड मिलता है वहां 6200 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डालकर क्रूड में लेवलिंग करनी चाहिए। अपसाइड में 6650 और 6700 के टारगेट भी देखे जा सकते हैं। आपकी तरफ से क्या सलाह है ट्रेडर्स के लिए कच्चे तेल में आज?
चलिए दीपेन जी के पास वापस से जाएंगे, लेकिन अब अगले जो कमोडिटी मार्केट के लिए विशेष है वो है गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर में ऊपरी स्तरों पर अब दबाव दिख रहा है, क्या करना चाहिए? सबसे पहले चंद्रशेखर सर, क्या लग रहा है बुलियन मार्केट में क्या ऐसे ट्रिगर होंगे जो अब यहां से प्राइसेस को ड्राइव कर सकते हैं? बिल्कुल, सोना का ऊपर तो ज़रूर दबाव रहेगा, और जैसे ओपेक का जो निर्णय आ गया है उसके वजह से इतना जल्दी से महंगाई काबू में नहीं कर पाएंगे हम। इसका मतलब है कि सब सेंट्रल बैंकर्स दुनिया भर, खास करके यूएस फेडरल रिजर्व, अपना ब्याज दर बढ़ाते रहेंगे, जिसका जो सोने पर उसका असर हमें दिखाई देगा, क्योंकि डॉलर आगे जाकर के मजबूत रहेगा, बॉन्ड यील्ड भी बढ़ेंगे और सोने पर जो दबाव है वो जारी रहेगा। तो मैं सोना ज़रूर $70-80 तो घट जाना चाहिए, इस लेवल से $1900 तक तो ज़रूर आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ विश्व बाजार में सोने का जो आप CFTC का रिपोर्ट देखोगे, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट, उसमें काफ़ी क्या कहते हैं उसे, फ्रॉथ से कहते हैं, स्पेकुलेटिव फ्रॉथ यानी छाग। तो सट्टा करने वालों का छाग भरा हुआ है, और छाग यानी उसका अंदर ठोस कुछ नहीं होगा, तो वो निकल जाएंगे जल्दी। तो उसके वजह से एक अच्छा करेक्शन सोना में मुझे दिखाई दे रहा है आगे जाकर के। ओके, और चंद्रशेखर सर, चांदी को लेकर क्या लग रहा है? हाँ, चांदी क्या इंडस्ट्रियल डिमांड यहाँ से चांदी को ड्राइव कर सकती है क्या? लॉन्गर टर्म आउटलुक क्या है चांदी को लेकर? नहीं, वैसे चांदी का इंडस्ट्रियल डिमांड है वो तो सब लोग सब जानते हैं, मगर हम चांदी को जब ट्रैक करते हैं, वो सोना और चांदी वो दे मूव इन लॉक स्टेप, जो ऐसे कहा जाता है। तो जब सोना का ऊपर दबाव आता है, जो सोना में करेक्शन आता है, उसका असर हमें चांदी पर दिखाई देगा। दिस इज वन पॉइंट। मगर आप फॉर द होल ईयर, आप पूरा साल का 2023 में देखोगे तो मैं देख रहा हूं कि चांदी का डिमांड बढ़ने का संभावना है, और चांदी $25, $25 to $26 तक भी जाने का संभावना है, बट नॉट इन द शॉर्ट टर्म, इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर में जाने का संभावना है। ओके, दीपेन जी, गोल्ड और सिल्वर को लेकर आपका आउटलुक क्या है? आप क्या सेंस कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले स्पेशल शो पे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद, विशेष शो पे बुलाने के लिए। देखिए, अगर हम गोल्ड सिल्वर की बात करेंगे तो डेफिनेटली सबसे पहले एक चीज खास ध्यान रखनी होगी रिटेल ट्रेडर्स को कि कल हम इवनिंग सेशन में ओपन होने वाले हैं और फ्राइडे को मार्केट बंद है, तो एक ट्रंकेटेड वीक है और मार्केट में गैप अप गैप डाउन की आशंका रहेगी। तो बिफोर ट्रेडिंग आपकी जो वॉल्यूम होगा, ट्रेड साइज होगा, वो सबसे कम रखना है, बिकॉज गैप अप गैप डाउन का रिस्क हो सकता है, जैसे क्रूड में हुआ। अभी अगर गोल्ड सिल्वर के टेक्निकल लेवल्स की बात करेंगे तो हमारा मानना ऐसा है कि सिल्वर अपने ब्रेकआउट लेवल्स के काफी नजदीक है। अगर ये 72.5 73,000 के ऊपर का क्लोजिंग देने में सक्षम हो जाता है तो आपको 77-78,000 के लेवल्स भी विद इन नो टाइम देखने मिलेंगे। चंद्रशेखर सर ने राइटली पॉइंट आउट किया कि गोल्ड में थोड़ा फ्रॉथ बिल्टअप हो चुका है और कंसोलिडेशन भी लेवल्स पे है, तो गोल्ड हम अग्रेसिवली बाय करने की सलाह नहीं दे रहे हैं इतनी। कंपैरेटिवली सिल्वर काफी अच्छा लग रहा है, और अगर 73,000 का ब्रेकआउट आता है या फिर नीचे में 68,000 के आसपास के लेवल मिलते हैं तो सिल्वर में खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन अगेन वॉल्यूम थोड़ा लाइट रखेगा ये सब। नहीं जी, आपको भी लग रहा है कि गोल्ड का जो प्राइस है इसमें कई तरह के प्रीमियम है, चाहे वो बैंकिंग क्राइसिस हो या फिर रूस यूक्रेन वॉर के बाद फिर करेंसी का जो प्ले है वो भी यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट में दिख रहा है, तो क्या जब भी ये प्रीमियम हटेगा तो भाव तेजी से नीचे आ सकते हैं? एक ब्रॉडर आउटलुक आपका क्या है? नवनीत जी, आपसे। जी 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 विश्वनाथ जी, मैं समझता हूँ कि काफी सारा रिस्क प्रीमियम प्राइस में ऑलरेडी बिल्ट इन हुआ है, और आगे फेड का क्या स्टांस रहता है वो एक बहुत बड़ा दिखने वाली चीज रहेगी। उसके साथ साथ में लास्ट 2-3 दिनों में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा रुख जो है वो वापस रिस्की एसेट्स की तरफ जा रहा है, और गोल्ड सिल्वर में कहीं ना कहीं एक ऊपरी लेवल पे दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। मेरा मानना है कि जब तक फिर से या तो 1950 1910 1870 के रेंज में मिले गोल्ड तो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा, या फिर वो $2,000 के ऊपर कन्विंसिंगली ट्रेड करने लगे तब थोड़ा सा इंटरेस्ट बनेगा। ये जो एक दायरा है इसमें गोल्ड में मुझे लगता नहीं कुछ खास हलचल होगी। इंट्राडे के लिहाज से छोटी मोटी बाइंग आपको देखने मिल सकती है 59,500 59,600 के आसपास, और 59,250 के स्टॉप लॉस से आप 60,000 के टारगेट के लिए भी बाय कर सकते हैं।
बट कन्विंसिंग ट्रेड, जैसे दोनों सहयोगियों ने कहा कि अभी फिलहाल कन्विक्शन गोल्ड में उतना नहीं है, या तो एक ब्रेकडाउन लेवल पे अक्यूमुलेट किया जाए या एक ब्रेकआउट लेवल पे ऐड किया जाए। फिलहाल एक रेंज बाउंड दायरे में ही ट्रेडिंग होती हुई नजर आ रही है। ओके, चंद्रशेखर सर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे बुलियन बिल्कुल। मार्केट के लिए। जब हम गोल्ड के बारे में बात करते हैं, कई लोग ये जो डिमांड साइड है उसके और ज़्यादा ध्यान नहीं देते। डिमांड साइड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट तो रहेगा, अगर हम डिमांड साइड को जब देखेंगे, पिछले दो महीने में हमने देखा है ETF, गोल्ड ETF में काफ़ी इनफ्लो हो चुका है, उसके वजह से भी सपोर्ट मिल गया था फॉर द गोल्ड मार्केट। मगर अब मैं मानता हूं ये जो इनफ्लो है वो आउटफ्लो में बदली हो जाएगा। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, हम फिजिकल डिमांड का देखेंगे। जैसे सोना का भाव $1900 हो गया और उसका ऊपर अभी 1950-60 जो भी भाव चल रहा है, उस स्तर पर डिमांड डिस्ट्रक्शन है, डिमांड नहीं बढ़ रहा है। खास करके फिजिकल डिमांड जो है वो बढ़ नहीं रहा है। उसके आंकड़े भी स्थापित करते हैं कि भारत और चीन जैसे देश में इंपोर्ट कम हो चुका है, तो उसका भी असर हमें देखने को मिलेगा। इसके वजह से ये सभी सप्लाई, इन्वेस्टमेंट एंड डिमांड, इसके वजह से मैं मानता हूं कि जितने भी फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स है इस मार्केट में काफ़ी बाहर निकल जाएंगे आगे जा करके। उसका असर हमें भाव पर दिखाई देगा। ओके, भूपेश जी, गोल्ड और सिल्वर के ट्रेडर्स के लिए क्या विशेष है, क्या करना चाहिए उनको, उनके लिए क्या सलाह दे रहे हैं आप? जी, सबसे पहले सिल्वर की बात करूंगा। सिल्वर का मार्केट काफी ओवर स्ट्रेच मार्केट है, ओवर बॉट कंडीशन में मार्केट ट्रेड कर रहा है पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से। ऊपर के भाव में सिल्वर में 72,000 या 72,500 की सिल्वर में लेने से एक बार बचना चाहिए। इसमें इंतजार करना चाहिए 70,000 के आसपास। 70,000 एक बेंचमार्क लेवल रहेगा आने वाले दिनों के लिए सिल्वर में। 70,000 के आसपास जहां भी सिल्वर मिलती है वहां लेना चाहिए, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें 69,800 का फॉलो करना चाहिए। अपसाइड में दोबारा से भाव 72,500 और 73,100 के देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड में इंटरनेशनल प्राइसेस की बात करें तो $1920 और $1908 के आसपास मेरे को लंबी दूरी अगर कहें कि 15 से 30 दिन के दौरान मेरे को ये भाव आते हुए समझ आते हैं। इसलिए गोल्ड में भी ऊपर के भाव में लेवली से बचना चाहिए। नवनीत जी, चांदी को लेकर क्या राय बन रही है? क्या जिस तरह की कैचअप रैली बाद में चांदी में लेट थोड़ी देखने को मिल रही है, क्या ये कंटिन्यू होती दिख रही है, और 70,000 के आसपास क्या सलाह है चांदी में? विश्वान जी, मुझसे ये क्वेश्चन? जी जी, नवनीत जी, आपसे ही है। मुझे लगता है कि चांदी जो है वो एक आउटलायर जैसे बिहेव कर रही है, और गोल्ड के साथ साथ फिलहाल चलने का मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। बेस मेटल में एक अच्छा ट्रैक्शन या पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रहा है। उसके साथ साथ में चांदी में इंक्रीमेंटल गेन्स अच्छे नजर आ रहे हैं। जैसे चंद्रकेशर सर ने भी बताया कि आने वाले समय में डिमांड काफी स्ट्रांग रहेगी भविष्य में। हमें भी लगता है कि जैसे जैसे चाइनीज डिमांड, इंडियन डिमांड राइज हो रही है, उस तरह से चांदी जो है गोल्ड को यहाँ से आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। तो या तो एक करेक्टिव डिप में मिले जहाँ पे 69,000 के आसपास आ जाए, तभी बाय किया जा सकता है। और अगर 73,000 के ऊपर ट्रेड करने लगे कन्विंसिंगली, तब तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने मिलेगा, जहाँ पे 77,000 78,000 तक के स्तर आपको बहुत जल्द देखने मिल सकते हैं। फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए 71,600 के आसपास आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। 71,000 का आप स्टॉप लगाइए, एंड 72,500 600 तक के भी टारगेट देखने मिल सकते हैं। अब क्रूड पे वापस से दीपेन जी आपसे राय नहीं ले पाया था, क्रूड को लेकर क्या व्यू है आपका, क्या लग रहा है, क्या ब्रेंट अब 80 से 90 के रेंज में ही रहेगा? क्योंकि एक तरफ कभी भी सऊदी नहीं चाहेगा कि 80 के नीचे जाए, क्योंकि वहाँ जिस तरह के डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, और 90 के ऊपर कभी भी यूएस नहीं चाहेगा कि 90 के ऊपर टिके। वहाँ कुछ उस तरफ से हस्तक्षेप यूएस की तरफ से आएगा। ऐसे में आप क्या रेंज देख रहे हैं कच्चे तेल को लेकर? ये सवाल जी जी, दीपेन जी, आपसे मेरा सवाल था। जी देखिए, रेंज बाउंड तो रहेगा, लेकिन हम
हमने पिछले साल काफी वोलेटिलिटी देखी है, तो ये वोलेटिलिटी काफी सरप्राइजिंग भी हो सकती है और शॉकिंग भी हो सकती है रिटेल ट्रेडर्स को, बिकॉज ऐसे ही आपको गैप अप गैप डाउन देखने मिलेगा। लेकिन हमारा मानना ऐसा है कि थोड़े जो हायर लेवल्स होंगे वहां पे आपको फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि क्रूड को अभी एक जियो पॉलिटिकल टूल की तरह यूज किया जाता है और हर कंट्री या जो भी ओपेक कंट्रीज है वो अपने हेतु को सिद्ध करने के लिए ये क्रूड की सेंसिटिविटी, प्राइस सेंसिटिविटी को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी हमारा मानना ऐसा है कि आगे जाके थोड़ा प्रेशर ही आपको देखने मिलेगा और मिड लेवल्स या रादर देन लोअर लेवल्स और एमसीएक्स पे 5600 से 6000 के लेवल्स आपको देखने मिलेंगे। 6600 थोड़ा ज्यादा लग रहा है, आपको यहाँ से और 7-8% की करेक्शन कभी भी देखने मिल सकती है। ओके, चंद्रशेखर सर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं क्रूड पर? हाँ, मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो क्वार्टर है अभी सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2023, क्रूड को मैं बिटवीन 80 एंड $90 के दायरे में देखता हूँ, क्योंकि इस क्वार्टर में ज़रा सा मार्केट सरप्लस में रहेगा, ज़्यादा टाइट नहीं रहेगा। मगर जो टाइटनेस आएगा सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, जब मैं देखता हूँ मार्केट विल बी डेफिनेटली $85-95 रेंज, और लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर तो ज़रूर मार्केट विल बी वेरी वेरी टाइट। तो उसके वजह से $95 से ज़्यादा रहेगा, शायद $100 तक भी, $100 को भी छू सकता है ब्रेंट क्रूड। या ओके, अब अगली जो विशेष खबर है वो है एनसीडीएक्स पर घटते एग्री वायदा के कारोबार को लेकर। मार्च के जो एनसीडीएक्स के जो वॉल्यूम में जो कमी देखने को मिली वो 35% से ज़्यादा की गिरावट मार्च के महीने में 2022 के मार्च के मुकाबले ये गिरावट देखने को मिली है। मार्च 2023 में 14,038 करोड़ का वॉल्यूम एनसीडीएक्स पर देखने को मिला, जबकि मार्च 2022 में ये 21,658 करोड़ का वॉल्यूम था। हालांकि एमसीएक्स पर इस दौरान वॉल्यूम में 50% से ज़्यादा का इजाफा देखने को मिला है। यही नहीं, एनसीडीएक्स पर वॉल्यूम में लगातार गिरावट देखने को मिल रही, चाहे वो जनवरी का महीना हो जो 2023 के जनवरी में 2022 के जनवरी के मुकाबले 21% कम कारोबार हुआ, वहीं फरवरी में 42% कम कारोबार देखने को मिला। चंद्रशेखर सर, क्या हो रहा है? क्या एग्री वायदा को किस तरह से रिवाइव किया जा सकता है? कैसे बचेगा एग्री वायदा का कारोबार? दो चीज है, एग्री फ्यूचर्स में मार्केट पार्टिसिपेंट्स का जो कॉन्फिडेंस था इस मार्केट में वो लगातार गिरते जा रहा है, कमजोर होते जा रहा है, क्योंकि कोई संकेत नहीं है सरकार के ओर से कि दे विल रिवाइव दीज कॉन्ट्रैक्ट्स एनी टाइम सून। दिस इज नंबर वन। दूसरा है कि अब मैं मानता हूं कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट तो कई कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड हो चुके हैं और ये तो दूसरा साल जारी है, तो एक्सचेंज को और नया कुछ सोचना पड़ेगा। वो सोच सकते हैं इसके बारे में डिलीवरी बेस्ड फॉरवर्ड ट्रेडिंग, इसके बारे में वो सोच सकते हैं। दे शुड गो टू सेबी, मेक आउट अ केस, दे शुड गो टू गवर्नमेंट, मेक आउट अ केस। और तीसरा, एनसीडेक्स ने अभी नॉन एग्री में भी फोकस करने लगा है, एक स्टील कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लॉन्च किया है, तो दे आर डूइंग देयर बेस्ट। मगर वॉल्यूम जो गिर रहा है एग्री में, वो ज़रूर ये स्थापित करता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स का कॉन्फिडेंस काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी गिर चुका है। दीपेन जी, आपको क्या लग रहा है, क्यों मार्केट में कॉन्फिडेंस इतना कम हो गया? लगातार वॉल्यूम कम हो रहा है एनसीडीएक्स के एग्री वायदा के। देखिए, सबसे पहले तो मैं रूड नहीं होना चाहूंगा, लेकिन इसमें मेरी तरफ से अगर आप पूछेंगे तो सारा का सारा ब्लेम एक्सचेंज की तरफ ही जाता है, बिकॉज हमने देखा है कि एक्सचेंज प्रोएक्टिव साबित नहीं हो पाया है। अगर आप एमसीएक्स को देखें या अभी आप बीएसई एनएसई को देखें तो सभी एक्सचेंजेस में आपको प्रोएक्टिविटी देखने मिलती है। एनसीडीएक्स काफी लैकलस्टर रहा है, काफी लेट बैक एटीट्यूड के साथ काम कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो काफी कमोडिटीज में हमने देखे हैं कि बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट जैसे एमसीएक्स आगे बढ़ के इंट्रोड्यूस कर सकता है, वैसे एनसीडीएक्स भी इशू कर सकता है। काफी कॉन्ट्रैक्ट हमने देखा है कि गवर्नमेंट के पहले भी हैफएसेडली बंद किए जाते हैं विद अ शॉर्ट नोटिस। अगर आप कैस्टर वायदा की बात करेंगे तो उसमें प्राइस गिर गए थे और वो कॉन्ट्रैक्ट बंद होने के कगार पे आ गया था।
ये रीलिस्टिंग के पहले। तो ये सब चीज जो बैकड्रॉप रहा है वो काफी इफ आई मे यूज द वर्ड सस्पिशियस रहा है, और उसी वजह से मार्केट पार्टिसिपेंट्स काफी डर चुके हैं, उनका कॉन्फिडेंस काफी वीक हो चुका है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जहां एक जमाने में हम 12 से 15 कमोडिटी एक्टिवली एनसीडीएक्स में ट्रेड करते थे, अभी वो हम गिर के 6 या 7 पे रह चुके हैं, जो भी नाम के लिए है। कैस्टर में भी काफी कम वॉल्यूम होता है। तो आप देख सकते हैं कि पूरी हिस्ट्री रही है एनसीडीएक्स की। तो मुझे लग रहा है कि सबसे पहले गवर्नमेंट के या कहीं और जाने के पहले एनसीडीएक्स ने अपना घर साफ करना चाहिए, और उन्होंने वो कॉन्फिडेंट ट्रेडर्स को देना चाहिए कि वो काफी एक्शंस लेने को तैयार है, और वो खुद ही पहले तो मार्केट रिवाइव करने के लिए तैयार है, बिकॉज बीइंग अ मार्केट लीडर ऑफ एग्री कमोडिटीज सब सवाल एनसीडीएक्स की तरफ ही उठे। चलिए अब एक और आखिरी खबर है कमोडिटी विशेष में, वो है अप्रैल से जून के दौरान हीट वेव को लेकर मौसम विभाग का जो अलर्ट जारी किया गया है। और आज बात करने के लिए हमारे साथ महेश पलावत साहब है स्काईमेट से। महेश जी, आप लोगों का क्या अलर्ट है? अप्रैल जून के दौरान किस तरह का हीट वेव देखने को मिल सकता है, और जो सामान्य तौर पर जो तापमान रह सकता है उससे कितना ज्यादा तापमान ज्यादा रहने की संभावना इस बार है? देखिए विश्व मोहन जी, इस बार हमने देखा कि जो मार्च का महीना था, पहला हाफ तो काफी ज्यादा गर्म था, लेकिन उसके बाद जो प्री मानसून बारिश थी जिसने फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, लेकिन जो तापमान थे उसको काफी ज्यादा गिरा दिया। अभी भी आज भी आप देखेंगे दिल्ली एनसीआर और कई इलाकों में बारिश हो रही है। तो ये जो वेदर एक्टिविटी है ये अप्रैल के शुरुआती दौर में पहले सप्ताह में रहने की संभावना नजर आ रही है। और ये 6-7 तारीख को जो तेलंगाना है, विदर्भ, मराठवाड़ा, इन सारे इलाकों में भी बारिश होगी। उसके बाद जाकर के जो तापमान है वो ये बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्री मानसून गतिविधियां फिर कम होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा अनुमान लग रहा है कि जो साउथ इंडिया है, यानी कि आप कह सकते हैं तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, इन इलाकों में बीच बीच में बारिश होती रहेगी, प्री मानसून गतिविधियां होती रहेंगी, जहां पर हीट वेव के चांसेस थोड़े से कम है। लेकिन जो सेंट्रल इंडिया है, ईस्ट इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यहाँ पर जो अप्रैल और मई में जो गर्मी है काफी ज्यादा रहेगी, और जो सामान्य से ज्यादा तापमान रह सकते हैं। जो हीट वेव है वो प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव रह सकती है, यानी कि 3 या 4 दिन, 5 दिन तक लगातार जो अबव नॉर्मल टेम्परेचर रहते हैं 40 से 45 डिग्री के बीच में, वो रह सकते हैं। और ये अप्रैल के एंड में शुरू होगा और मई में जारी रहेगा। और जो जून का पहला हाफ होता है, क्या होता है कि मानसून 1 जून को यूजुअली केरल में पहुंच जाता है, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो साउथ इंडिया को कवर करता है और ईस्ट इंडिया को ये 10 तारीख तक कवर कर देता है। लेकिन जो आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये जो इलाके हैं इसमें मानसून देर में पहुंचेगा, और हीट वेव के चांसेस जून में भी रहेंगे। और पहाड़ों पर भी अब धीरे धीरे पश्चिमी विक्षोभ कम हो जाएंगे, और वहां भी तापमान बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। जी, मध्य भारत, पूर्वी भारत और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां पर हीट वेव की संभावना ज़्यादा बन रही है, लेकिन जो साउथ का इलाका होगा वो वहां पर हीट वेव की संभावना कम है, क्योंकि वहां पर बीच बीच में बारिश भी होती रहेगी। अब अगला पूर्वानुमान जो मौसम का होगा, जो आप लोग अप्रैल मिड में जारी करते, वो कब तक जारी करेंगे महेश जी? देखिए, इस बार हम 10 अप्रैल को, जहां तक है कि 10 अप्रैल को हम मानसून का फोरकास्ट जारी करने वाले हैं। ऑलरेडी काम चल रहा है इसके ऊपर, और अल नीनो का प्रभाव इस पर दिखाई देगा, जो पहले से हम बताते आ रहे हैं, मौसम विभाग भी और जो इंटरनेशनल साइट बता रही है कि हाँ, अल नीनो का प्रभाव देखने को मिल रहा है। आईओडी जो है, इंडियन ओशन डायपोल, अभी पॉजिटिव तो बनेगा, लेकिन इतना ज्यादा पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा कि वो अल नीनो के प्रभाव को नकार पाए। तो जो 10 अप्रैल को हम पूरे देश का जो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का जो महीनेवार जो पूर्वानुमान है उसको हम जारी कर देंगे। जी सर, क्या लग रहा है, जिस तरह के रिपोर्ट आ रही है, एक तो अल नीनो की आशंका तो है ही, अब दूसरा जो हीट वेव को लेकर संभावना जताई जा रही है कि सामान्य से ज़्यादा तापमान की उम्मीद है अप्रैल से जून के दौरान, तो एग्री बेल्ट के लिए ये कितनी निगेटिव खबर है और क्या असर होगा? हाँ, वैसे गेहूं जो कहते हैं लेट सोन एरियाज, जो अर्ली सोन एरियाज है उसमें तो हार्वेस्ट हो जाएगा, कटाई हो जाएगी। बट जो लेट सोन एरियाज है, जो सेकेंड हाफ ऑफ अप्रैल और फर्स्ट हाफ ऑफ मई तक जो जिसका हार्वेस्ट होगा, हीट वेव के वजह से मैं मानता हूँ ज़रा सा नुकसान होने का संभावना है। नंबर 1, कितना नुकसान हो सकता है अभी अनुमान लगाना उचित नहीं होगा, क्योंकि हमें पता नहीं कितना हीट कितना बढ़ेगा और उसका क्या असर होगा क्रॉप पर। बट मेरा अनुमान है कि ज़रूर वॉल्यूम और प्रोडक्शन, उत्पादन के ऊपर ज़रा सा तो
उसका असर हमें दिखाई देगा। मगर आगे जाकर के मई महीने में खरीफ प्लांटिंग, फॉर एग्जांपल कॉटन प्लांटिंग पंजाब जैसे एरियाज में शुरू हो जाता है, तो मई और जून महीने में ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, तो वो प्लांटिंग के लिए इतना अनुकूल नहीं है। और 1 जून को, लगभग 1 जून को हमारा देश में दक्षिण पश्चिम मानसून का ऑनसेट होना चाहिए। क्या इस बार वो मानसून सही टाइम पर उसका ऑनसेट रहेगा, नहीं रहेगा, उसका अनुमान मैं मानता हूँ IMD से आएगा शायद और 15-20 दिन के अंदर, तो उसका बाद ही हम कुछ बता सकते हैं। मगर ये जो हीट वेव है, ज़मीन में जितना नमी है वो सब नमी खींच लेगा एंड द सॉइल विल बी क्वाइट ड्राई। ओके, चलिए कमोडिटी विशेष को यहीं पे समेटने का वक्त आ गया। शुक्रिया चंद्रशेखर सर आपका, महेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, भूपेश जी आपका, नवनीत दमानी जी आपका और दीपेंद्र शाह आपका, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कमोडिटी विशेष में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।